हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रवचन में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए जो है कि BRO MSW ड्राइवर इंजन स्टैटिक का जो रिटन एग्ज़ाम हुआ था 31 अक्टूबर 2021 को, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे बहुविकल्पी टाइप के, उनके जो है कि बहुविकल्प प्रश्नों के साथ साथ उनमें करेक्ट आंसर क्या होगा, और साथ ही में हम लोग जो है कि पूरे प्रश्नों पर और उनके आंसरों पर समीक्षा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, ये जो है कि स्टूडेंट जो थे वो बोले कि जो है कि सर आप ऐसा लेके आइए क्वेश्चन की जिसमें जो है कि हम लोग डिसाइड कर पाएँ कि हमारे कितने सही हैं कितने गलत हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये जो भी आंसर तैयार किए हैं मैंने दोस्तों, ये जो सब स्मृति पे आधारित हैं क्वेश्चन, क्योंकि पेपर प्रोवाइड कराया नहीं गया था BRO के द्वारा। और BRO का एग्ज़ाम कई सारे सेंटरों पे हुआ है, हालांकि पेपर पैटर्न एक ही था, पेपर एक ही था, उनके कई सेट होंगे। ठीक है दोस्तों। तो उसमें जो है कि जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए हैं, मेरे सब्सक्राइबरों में एक थे सब्सक्राइबर, उन्होंने जो है कि ये क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और साथ ही में एक दो मित्र जो है BRO में गए थे हमारे एग्ज़ाम देने, उनके सहयोग से भी जो है कि यहाँ पे क्वेश्चन और विकल्प तैयार किए गए हैं, जिसका आंसर मैंने जो है कि अपने हिसाब से, अपने जो है कि मेमोरी के हिसाब से जो है यहाँ पे क्लियर किया है। ठीक है दोस्तों। कुछ क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाले भी हैं, तो उस पर भी चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। बाकी मैं आने वाले जो ये NMDC वगैरह के एग्ज़ाम है सबके लिए जो है कि मैं आप लोगों को एक वीडियो प्लेटफॉर्म लेके आऊँगा। बाकी इसका PET और ट्रेड टेस्ट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें पूछे जाएंगी सबके लिए मैं वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं दोस्तों। पहले क्वेश्चन का विकल्प नहीं मिला था। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। जनरेटर सेट का आउटपुट वोल्टेज अस्थिर है। तो इसमें दोस्तों विकल्प नहीं प्रोवाइड हो पाया है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन जो है कन्फ्यूजन में चला गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। किस उपयोग में बॉक्साइट प्रमुख कच्चे माल में उपयोग होता है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि एल्युमिनियम का जो अयस्क है वो क्या है, प्रमुख अयस्क क्या है, बॉक्साइट है, तो इसमें एल्युमिनियम सही होगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मफलर का कार्य है। तो मफलर का कार्य दोस्तों जो है कि एग्जॉस्ट गैस को बाहर निकालना तथा आवाज़ को, जो उसमें आवाज़ होता है पावर स्ट्रोक के बाद एग्जॉस्ट में, उसको जो है कि रिड्यूस करना होता है। ठीक है दोस्तों। वाइब्रेशन को भी कम करना होता है, लेकिन मेन इसका पर्पज़ क्या है, एग्जॉस्ट गैस को बाहर निकालना तथा जो है कि आवाज़ को कम करना। ठीक है दोस्तों। अटल सुरंग कहाँ पे है? तो दोस्तों इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे कि हमें लगाना कौन सा है, तो उन्होंने क्या कर दिया था, बहुत लोगों ने जम्मू मार दिया था, लेकिन इसका हिमाचल प्रदेश आंसर सही होगा। हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग स्थित है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कनेक्टिंग रॉड के बिग एंड बेयरिंग में कौन सा बेयरिंग लगा होता है? ठीक है दोस्तों। तो कनेक्टिंग रॉड का देखो दोस्तों, स्मॉल एंड बेयरिंग जो होता है वो हमारा किससे जुड़ा होता है, वो गजन पिन या रिस्ट पिन, जिसे बोलते हैं रिस्ट पिन, गजन पिन, उसके द्वारा वो पिस्टन से जुड़ा होता है। और बिग एंड बेयरिंग जो हमारा होता है वो क्रैंक शाफ्ट के मेन जर्नल से जुड़ा होता है। तो उसमें जो बिग एंड बेयरिंग और मेन जर्नल के बीच में जो पोर्शन यूज होता है वो क्या होता है, हमारा सेल टाइप का बेयरिंग होता है। ये C टाइप का होता है, पतला सा। तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, सेल टाइप बेयरिंग यूज करते हैं। सॉरी दोस्तों, योग दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, देखते हैं योग दिवस कब मनाया जाता है। तो योग दिवस जो है वो हमारा 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। मैंने यहाँ पे जो है कि क्वेश्चन का कोई नंबरिंग इसलिए नहीं किया है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। बाकी विकल्प में जो ABCD का जो मार्किंग किया हुआ है, ये मैंने अपने तरफ से किया है। ज़रूरी नहीं है कि पेपर में जो दिया होगा वो विकल्प के ABCD जो दिए हैं वो सेम होंगे। ये दोस्तों मैंने अपने पहचान के लिए किया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कूलिंग सिस्टम का प्रकार है। तो कूलिंग सिस्टम में ए विकल्प में दिया है पंप, सिलेंडर, प्लग, हेड, रेडिएटर। बी में दिया है पंप, हेड, रेडिएटर, सिलेंडर, प्लग। सी में दिया है सिलेंडर, प्लग, रेडिएटर, पंप, हेड। डी में दिया है पंप, रेडिएटर, सिलेंडर, प्लग, हेड। तो दोस्तों देखिए, ये डी वाला जो विकल्प है ये मैंने अपने तरफ से क्रिएट किया था, क्योंकि इसमें दोस्तों ये होता था कि
ऑप्शन क्लियर नहीं थे, तो इसके वजह से मैंने नोटिफाइड नोट डाउन में कर भी दिया है। नोट डाउन में देखिएगा, ये वाटर पंप मैंने लिखा है पहले। वाटर पंप जैसे ही इंजन की क्रैंकशाफ्ट घूमेगी तो वाटर पंप उससे कनेक्ट होता है, तो वाटर पंप चलेगा तो वाटर पंप क्या करेगा, अपर टैंक में जो पानी स्टोर हुआ है उसको क्या करेगा, खींचेगा, सक करेगा, सक्शन करेगा, क्योंकि इसमें सेंट्रीफ्यूगल टाइप का वाटर पंप यूज होता है। जब वो सक करेगा तो अपर टैंक से रेडिएटर में पानी आएगा, रेडिएटर के थ्रू जो है फैन बेल्ट और फैन चलने की वजह से क्या होता है, अंदर की तरफ हवा आती है, रेडिएटर पे हवा पड़ती है, वहाँ पानी ठंडा होता है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पानी ठंडा होकर फिर वो लोअर टैंक जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि रेडिएटर के बाद लोअर टैंक लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। लोअर टैंक नीचे आया, उसके बाद इनलेट होज पाइप के द्वारा पंप के रास्ते वो क्या करेगा, हमारा वाटर सिलेंडर ब्लॉक में चलाएगा। सिलेंडर ब्लॉक से क्या, सिलेंडर ब्लॉक में बड़े बड़े वो जो सिलेंडर हमारे जिसमें पिस्टन मूव करते हैं, उसके किनारे किनारे पे जो है वाटर जैकेट बने होते हैं, उसके द्वारा सिलेंडर हेड वाटर जैकेट में जाएगा। उसके बाद जो है रन करता रहेगा, उसके बाद पानी वहाँ से निकल के आउटलेट होज पाइप में ऊपर चला जाएगा। और आउटलेट पाइप में हम लोग जानते हैं कि थर्मोस्टेट वाल्व लगा होता है, और जैसे ही पानी का टेम्परेचर हमारा 80 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा दोस्तों, उसके बाद क्या होगा, हमारा थर्मोस्टेट वाल्व खुल जाएगा, जिसकी वजह से पानी जो है बाहर निकल जाएगा और अंत में रेडिएटर के अपर टैंक में फिर पानी चला जाएगा। ये हमारा दोस्तों होता है एक्चुअल कूलिंग का सिस्टम। तो इसमें दोस्तों उस हिसाब से जो विकल्प में दिया होगा आप लोग समझ के जो है कि विकल्प लगाए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, तो हम लोग जानते हैं अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, कमरे के तापमान पर कौन सी धातु तरल रहती है, पारा रहती है। अगला क्वेश्चन है, लुब्रिकेशन का मुख्य कार्य क्या है। तो दोस्तों देखिए, लुब्रिकेशन का इसमें मुख्य कार्य जो है हमारा, लुब्रिकेशन का मुख्य कार्य हमारा कूलिंग करना होगा, सीलिंग है, उसके बाद क्लीनिंग है, फ्रिक्शन घर्षण कम करना। तो दोस्तों इसमें लुब्रिकेशन का सबसे मुख्य काम क्या होता है, घर्षण को कम करना। अगर दोस्तों इसमें मैंने नोट में लिख दिया है कि विकल्प में अगर सभी होता तो वही सही माना जाता, अगर विकल्प में इनमें से सभी भी दिया होता तो वो आंसर भी सही होता। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डीजी सेट स्टार्ट होने में विफल है तो क्या कारण हो सकता है। तो इसमें दोस्तों जो है कि डीजी सेट स्टार्ट होने में विफल है, तो इसमें क्या कारण हो सकते हैं हम लोग देखते हैं। डस्ट एयर क्लीनर, डस्ट एयर क्लीनर यानी कि एयर क्लीनर में डस्ट भर गया है, तो ये भी हो सकता है, इससे इंजन नहीं स्टार्ट होगा। और फ्यूल टैंक हमारा खाली है, इससे भी इंजन नहीं स्टार्ट हो सकता है। तो दोस्तों इसमें दोनों विकल्प सही होंगे, बात ए और बी। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है, डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो है। ठीक है दोस्तों, तो पहला दिया है 10 से 12 यानी 10/1 से 12/1, 30/1 से 35/1, 14/1 से 25/1 और 11/1 से 15/1। तो दोस्तों यहाँ नोट में मैंने लिखा है कि डीजल इंजन का जो आइडल कंप्रेशन रेशियो होता है, सीआर होता है, वो दोस्तों जो है 22/1 से 24/1 तक होता है। तो इस रेंज में दोस्तों 14/1 से 25/1 आ रहा है, तो ये सही है। हालांकि दोस्तों ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन भरा भी हो सकता है भैया, इसे हाई कंप्रेशन रेशियो डीजल इंजन को कहा जाता है, तो हो सकता है 30/1 से 35/1 मान ले। लेकिन यहाँ पे डीजल इंजन का जो है कि मेरे हिसाब से 14/1 से 25/1 होना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल इंजन का जो है दोस्तों कंप्रेशन रेशियो 8/1 से लेके 15/1 तक हाईएस्ट होता है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा सही होता है। बाकी चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन में बैक प्रेशर का प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों इंजन में बैक प्रेशर का प्रभाव से क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये होता है, बैक प्रेशर जो है कि कार्बन के जमा होने के कारण ही बनता है। ठीक है, तो इसमें है CO2 गैस बनती है और CO कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, कूलिंग सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों इसमें चौथा विकल्प पता नहीं था, तो ये दोस्तों थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका सही विकल्प तो ये होगा कि कार्बन की मात्रा जमा होती है। ठीक है, बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग आइए, इंजन में अधिक ऑयल की खपत, तो अधिक ऑयल की खपत किस कारण होगा। ऑप्शन है ऑयल रिंग का घिस जाना, ऑयल की कम मात्रा, ऑयल की अधिक मात्रा, ऑयल लेवल को चेक करना।
तो दोस्तों इसमें हमारा जो है कि आंसर होगा ऑयल रिंग का घिस जाना। ठीक है दोस्तों। बाकी हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, डीजल उत्पादन सौर की क्षमता है। ये भी दोस्तों क्वेश्चन जो है बहुत सारे स्टूडेंटों ने इसमें 35 से 45 मारा है, कुछ ने 60 से 70 मारा है, लेकिन जहाँ तक आशा है दोस्तों किसी किसी बुक में जो है कि ये 35 से 45 दिया हुआ है, तो हम इसको क्या मानेंगे, सही मानेंगे 35 से 45 को। ठीक है। और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यस PCG420W40, तो यहाँ 4 का मतलब 4 स्ट्रोक से है दोस्तों, और W40 का मतलब जो है ऐसे ही 40 से है, तो हम मान सकते हैं कि ये इंजन ऑयल होगा। ठीक है दोस्तों। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, थर्मोस्टेट वाल्व का यूज होता है। तो दोस्तों थर्मोस्टेट वाल्व का यूज जो है इंजन को जो है कि ये जल्दी ठंडा करना होता है, यूज इंजन को ठंडा करने से है, मतलब इंजन को नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने से मतलब है थर्मोस्टेट वाल्व का मतलब। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डीजल इंजन की स्पीड कंट्रोल होती है। तो हम लोग जानते हैं कि डीजल इंजन की स्पीड जो है गवर्नर के द्वारा कंट्रोल होती है, तो इसमें गवर्नर सही रहेगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर कुरियन किससे संबंध रखते हैं। तो दोस्तों डॉक्टर वर्गीस कुरियन हम लोग जानते हैं कि वो डेयरी या फिर श्वेत क्रांति जिसे बोला जाता है उससे संबंध रखते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें दोस्तों एक आंसर दिया हुआ है, आप लोग समझ जाइएगा कि उसका आंसर वही होगा। ठीक है। सिलेंडर में असामान्य शोर उत्पन्न करता है, तो इसका आंसर नॉकिंग होगा दोस्तों। ठीक है, नॉकिंग या डिटोनेशन। ठीक है। बाकी जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, डीजल इंजन में एक धातु टाइमिंग चेन या दांते वाला बेल्ट किसके द्वारा किया जाता है, यानी किसके द्वारा जो है कि किस पे लगा होता है। तो डीजल इंजन में दोस्तों जो है कि चैन या फिर जो है बेल्ट ड्राइव वाला जो गियर टाइप का लगा होता है वो कैम शाफ्ट पे लगा होता है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं नोट में मैंने आप लोगों को बताया है कि नोट में जो है कि कैम शाफ्ट तथा FIP गियर पर टाइमिंग सेट करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कैम शाफ्ट पे लगा होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल कूलिंग सिस्टम में थर्मोस्टेट का कार्य है। तो दोस्तों डीजल कूलिंग सिस्टम में थर्मोस्टेट का कार्य इसमें ये होगा, कूलेंट शीतलक का क्वथनांक बढ़ाना। तो जो हमारा कूलेंट होता है जिसे हम शीतलक बोलते हैं उसका क्वथनांक बढ़ाना। ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लो प्लग किसे गर्म करने के लिए। तो ग्लो प्लग जो है कंबशन चेंबर को गर्म करने के लिए लगाया जाता है। या फिर क्वेश्चन ये भी हो सकता है, ग्लो प्लग कहाँ लगाया जाता है, तो कंबशन में प्री चेंबर में लगाया जाता है या कंबशन चेंबर में लगाया जाता है, बोल सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर थर्मोस्टेट वाल्व खुला रह जाए तो क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों विकल्प दिया है कि धीरे धीरे ठंडा होगा। यहाँ पे दोस्तों शायद मिस्टेक हो गया है, आप लोग लिख लीजिएगा कि इंजन अगर थर्मोस्टेट खुला रह जाए तो इंजन धीरे धीरे हमारा गर्म होगा, शायद ऐसा हो सकता है। ठीक है, मैं जो है कि ध्यान रखिएगा, लिखने में गलती हो गई है शायद। इंजन अगर का थर्मोस्टेट वाल्व अगर खुला हो जाए तो क्या होगा, इंजन धीरे धीरे गर्म होगा। कुछ लोग दोस्तों बोलेंगे कि इंजन जो है हमारा क्या होगा, बंद हो जाएगा, चालू ही नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। हमारा थर्मोस्टेट वाल्व मेन ठंडे स्थानों पे काम करता है, जहाँ पे जो है कि पानी कूलेंट जो है रेडिएटर के अंदर जमने ना पाए, इसलिए लगाया जाता है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, आउटलेट मार्ग पे थर्मोस्टेट वाल्व क्लोज हो जाता है जब पानी उसके अंदर चला जाता है। तो जब तक इंजन का नॉर्मल टेम्परेचर यानी 80 डिग्री सेल्सियस जब उसके अंदर का पानी हीट नहीं हो जाएगा तब तक थर्मोस्टेट हमारा खुलेगा नहीं। और जब थर्मोस्टेट हमारा खुल जाएगा, लगातार खुला ही रह गया, तो हमारा क्या होगा, इंजन जो है कम जो है कि ठंडा हो पाएगा, वो धीरे धीरे क्या होगा, गर्म होने लगेगा। ठीक है दोस्तों। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मल्टीमीटर दिया है, वोल्ट मीटर, अमीटर और ग्राउलर। तो अगर दोस्तों यहाँ विकल्प में अगर ग्राउलर होगा तो पक्का है कि आर्मेचर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो है ग्राउलर से ही होगा। अगर यहाँ पे ग्राउलर विकल्प में हो सकता है ना दिया हो, तो हो सकता है कि मल्टीमीटर सही हो, लेकिन मुझे जहाँ तक आशा है कि ग्राउलर ज़रूर विकल्प में दिया होगा, इसीलिए जो है यहाँ पे हम ग्राउलर मारेंगे। बाकी दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि किसमें पार नहीं जा सकती। तो हम लोग जानते हैं निर्वात में ध्वनि पार नहीं जा सकती। ठीक है दोस्तों। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंड प्राइमिंग डिवाइस जिसे हम हैंड प्राइमर कहते हैं, ये हैंड प्राइमर हम लोग जानते हैं डीजल इंजन में FIP के ऊपर लगाया जाता है। और दोस्तों ये पूछ रहा है कि इसका यूज कब किया जाता है, जब इंजन फुल स्पीड पे हो,
आइडल स्पीड पे हो, जब इंजन लो स्पीड पे हो, जब इंजन बंद अवस्था में हो। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जब इंजन का फ्यूल ख़त्म हो गया या फिर हो सकता है फ्यूल चोक एयर ले लिया हो, उसमें लीकेज हो गया हो फ्यूल में, कहीं सक्शन पाइप जो फ्यूल लाइन पाइप हमारी लीकेज हो गई, या फिर जो है कि कचरा वचड़ा घुस गया फ्यूल में, तो उसकी वजह से इंजन हमारा बंद हो जाता है। तो बंद होने की स्थिति में हम क्या करते हैं, हैंड को प्राइमिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब इंजन बंद अवस्था में हमारा होता है उसी केस में हम क्या करते हैं, हैंड प्राइमिंग करते हैं। दोस्तों ये दोस्तों बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ बोल रहे थे फुल स्पीड में, लो स्पीड में, आइडल स्पीड में, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जब हमारा इंजन बंद होता है उस केस में हम क्या करते हैं, हैंड प्राइमिंग करते हैं। हैंड प्राइमिंग करके फ्यूल को निकालते हैं, उसका जो है कि एयर दूर करते हैं। एयर जब दूर हो जाता है उसके बाद जो है हम एयर ब्लीड कर लेते हैं, उसके बाद फिर से इंजन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के रक्षा मंत्री तो ये माननीय श्री राजनाथ सिंह जी हैं। बाकी दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बैटरी की फ्यूल चार्ज पर ग्रेविटी होती है। तो दोस्तों बैटरी की फ्यूल चार्ज पर ग्रेविटी यहाँ बहुत 4 विकल्प दिए हैं, 1.27 से 1.375 है। तो ये दोस्तों विकल्प जो है कि परफेक्ट फुल चार्ज के लिए है। कुछ दोस्तों ने जो है कि यहाँ पे 1.37 से 1.47 लगाया है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। नोट में मैंने आप लोगों को लिख दिया है 1.25 से 1.28 100% चार्ज होती है। 1.20 अगर दिया है तो 75%, 1.117 तक है 50%। अगर 1.14 या इससे कम है तो मान लेना चाहिए कि बैटरी फुल डिस्चार्ज है। ठीक है दोस्तों, ये बुक से लिया गया है दोस्तों। ठीक है, बाकी दोस्तों आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डीजी सेट स्टार्ट होता है परंतु कुछ देर बाद बंद हो जाता है, क्या कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों फ्यूल में हवा भी जा सकती है, एयर भी, फिल्टर जो है चोक भी हो सकता है, और फ्यूल लाइन हो सकता है बंद हो। तो दोस्तों कुछ लोग कहेंगे फ्यूल लाइन बंद है तो वहाँ पे जो है इंजन स्टार्ट कैसे। तो फ्यूल लाइन अगर बंद भी है दोस्तों तो थोड़ा सा जो हमारा फ्यूल वगैरह होता है उससे क्या है, इंजन कुछ देर तो घूमता तो है, फिर उसके बाद फ्यूल नहीं पाता है, फ्यूल की सप्लाई तो बंद हो जाता है। तो इससे हम क्या करेंगे, उपरोक्त सभी में सही लगा देंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी चार्ज नहीं हो पाने के कारण क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों कनेक्शन लूज भी हो सकते हैं, फैन बेल्ट ढीला हो गया हो या टूट गया हो, ये भी हो सकता है, आर्मेचर जल गया हो, ये भी हो सकता है। तो इसमें दोस्तों उपरोक्त सभी सही होंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतलक कूलेंट में एंटी फ्रीज घोल सल्यूशन, यानी कि जो हमारा कूलेंट होता है उसमें एंटी फ्रीज जो सल्यूशन हम घोल मिलाते हैं उसका क्या काम है। तो दोस्तों ए विकल्प है जमने से रोकता है, दूसरा है बी विकल्प बर्फ़ नहीं बनने देता, तीसरा है फ्रीजिंग तापमान को कम करता है, और चौथा है इनमें से सभी। तो दोस्तों ये तीनों कारण होते हैं। कूलेंट का काम ही वही होता है एंटी फ्रीज, कूलेंट का काम होता है एंटी फ्रीज होता है, और ये बर्फ़ से जमने नहीं देता है, और फ्रीजिंग टेम्परेचर को कम करता है। तो यानी उपरोक्त में से सभी सही होंगे। टेपर क्लियरेंस की जांच करते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों विकल्प क्वेश्चन मुझे लगता है कि बाई मिस्टेक थोड़ा सा गलत है। यहाँ पे होना चाहिए वाल्व क्लियरेंस की जांच करते हैं। तो वाल्व क्लियरेंस की जांच दोस्तों फिलर गेज के द्वारा होती है। बाकी मैंने नोट में लिखा है कि सिलेंडर की जो डेप्थनेस होती है वो डेप्थ गेज के द्वारा, वोल्टी डायल गेज के द्वारा चेक होती है, और वाल्व क्लियरेंस फिलर गेज के द्वारा मापा जाता है, देख सकते हैं आप लोग। बाकी दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया है एक चक्र के दौरान इंजन की गति का उतार चढ़ाव निर्भर करता है। तो दोस्तों एक चक्र के दौरान, यानी कि एक चक्र जो हमारा सक्शन, कंप्रेशन, पावर स्ट्रोक होता है, पावर एग्जॉस्ट, उन 4 चक्रों में इंजन की गति का उतार चढ़ाव किस स्ट्रोक पे ज़्यादा पड़ेगा। प्रश्न पूछने का सबसे बड़ा पॉइंट यही है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि पावर स्ट्रोक, इंजन के पावर स्ट्रोक जो है कि इंजन के उतार और चढ़ाव पे निर्भर करेगा। अगर दोस्तों क्वेश्चन और विकल्प यही होंगे तो पक्का है कि इंजन के पावर स्ट्रोक पर उसका उतार चढ़ाव निर्भर करेगा। बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, बाकी हम लोग आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कौन सा घटक उच्च ऊंचाई यानी कि ऊंचे स्थान पे इंजन की मदद करता है। तो ऑप्शन में टर्बो चार्जर, इम्पेलर, फिन्स और एयर क्लीनर। तो हम लोग जानते हैं कि टर्बो चार्जर, इम्पेलर एक ही चीज़ है। टर्बो चार्जर में इम्पेलर होता है, टरबाइन होता है। तो टरबाइन जो है एग्जॉस्ट गैस के द्वारा घूमती हैं, तो घूमती है, तो घूमने के कारण क्या होता है, हमारा ये इम्पेलर घूमता है। इम्पेलर घूमने से हमारा क्या होता है,
हवा जो है काफ़ी ऊपर, हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है, हवा का दबाव कम हो जाता है, तो एग्जॉस्ट गैस के कारण जो है कि टरबाइन जब घूमती है तो इम्पेलर उतने ही स्पीड में घूमता है, जिसके वजह से क्या होता है वो हवा को एयर क्लीनर के द्वारा काफ़ी तेज़ी से खींचने की कोशिश करता है, जिससे हमारे इंजन की जो है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, बाकी टर्बो चार्जर की जगह पे आप लोगों को बता दूं पहले सुपर चार्जर भी लगता था, लेकिन उससे क्या होता था वो इंजन के ही जैसे फैन बेल्ट के द्वारा जो है वाटर पंप वगैरह चलते हैं, अल्टरनेटर वगैरह, वैसे ही जो है कि सुपर चार्जर भी उसी के थ्रू चलता था। तो इंजन की एफिशिएंसी 30-35% बढ़ती तो थी, लेकिन 15% जो है एफिशिएंसी उनके बेल्ट के घुमाने के द्वारा ही चला जाता था सुपर चार्जर में। इसीलिए सुपर चार्जर का हटा के टर्बो चार्जर लाया गया, जिसकी वजह से इंजन की एफिशिएंसी 30 से 35% तक जो है कि इंक्रीज हो गई। ठीक है दोस्तों, बाकी आते हैं हम लोग जो है कि डूरंट कप किससे संबंधित है, फुटबॉल से। डीजी सेट सफ़ेद धुआं दे रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या कारण हो सकते हैं, ईंधन में पानी भी हो सकता है, पिस्टन रिंग घिसा भी हो सकता है, इंजन लंबे समय से बंद है, ये भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इनमें से सभी सही हैं। इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंटों ने गलती की है, नोट में मैंने दिया है दोस्तों। फ्यूल टाइमिंग अगर सही नहीं होगा तो भी वाइट स्मोक हो सकता है। कंप्रेशन रेशियो अगर लो है, जो कि पिस्टन रिंग के वर्न आउट होने के कारण ही होता है कंप्रेशन रिंग के, तो उसके कारण भी हो सकता है। वाटर मिक्सड इन फ्यूल, फ्यूल में पानी मिला हुआ है तो भी सफ़ेद कारण हो सकता है धुआं निकलने का। ठीक है दोस्तों, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पावर स्ट्रोक के दौरान साइलेंसर में शोर होने का कारण। तो दोस्तों पावर स्ट्रोक के दौरान साइलेंसर में शोर होने का कारण जो है हमारा नॉकिंग, रिच मिक्सर, विस्फोटन, इनमें से सभी। इसमें दोस्तों क्या था, विकल्प सारे मुझे लगता है कि क्लियर नहीं है, इधर उधर बाई मिस हो गए हैं। तो इसमें दोस्तों अगर ये विस्फोटन नहीं होगा विकल्प में तो नॉकिंग भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो जिन स्टूडेंटों ने जो है इनमें से सभी मारा होगा उनका भी हो सकता है बीआरओ सही कर दे। ठीक है दोस्तों, लेकिन नॉकिंग भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अल्टरनेटर में वोल्टेज रेगुलेटर का यूज क्यों करते हैं? तो सीधी सी बात है, अल्टरनेटर में विद्युत प्रवाह जो वोल्टेज होता है उसकी कंट्रोलिंग, नियंत्रण करने के लिए उसका कंट्रोल करते हैं, रेगुलेटर को लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी ये भी हम लोग जानेंगे कि अल्टरनेटर में जो है कोई भी कंट्रोल यूनिट नहीं लगता है, उसमें बस एक वोल्टेज रेगुलेटर लगता है। बाकी जो है कि डायनेमो में देखेंगे हम लोग डीसी जनरेटर सेट में, तो वहाँ पे कटआउट यूनिट 2-3 टाइप के लगाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्मेचर का ओवरहीट होने का कारण। तो दोस्तों इसमें विकल्प मिले नहीं, जिसके वजह से क्या है ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन में चला गया है। ठीक है, तो विकल्प मिलता तो फिर विचार किया जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सार्क का सदस्य नहीं है कौन? सिंगापुर। ठीक है दोस्तों, सिंगापुर सार्क का सदस्य नहीं है। बाकी एग्जॉस्ट प्रणाली में कार्बन जमा होने के क्या प्रभाव पड़ते हैं? तो दोस्तों इसका विकल्प नहीं था, प्रश्न मिल गया था। तो हम लोग ये जानते हैं कि एग्जॉस्ट प्रणाली में कार्बन जमा होने से बैक प्रेशर की समस्या बढ़ती है, नॉकिंग और डेटोनेशन का भी समस्या बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, बाकी कंबस्शन चेंबर में अगर कार्बन जमा होगा तो उससे प्री इग्निशन और डेटोनेशन की समस्या बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। लगातार अंतराल पर एक बैटरी को टॉपअप करने का क्या कारण है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला है, बच्चे जो है बहुत इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए हैं। लगातार अंतराल पर मतलब इसके क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि थोड़े थोड़े समय पे जो है कि बैटरी को लगातार चार्ज करते रहने के क्या कारण हो सकते हैं। बैटरी ओवर चार्ज हो रही है, बहुत सारे स्टूडेंट ने यही मारा है दोस्तों, लेकिन ओवर चार्ज जो है हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये बैटरी ज़मीन से अर्थ है, ये थोड़ा बहुत संभावना बनता है। बैटरी लो चार्ज हो रही है, ये भी संभावना बढ़ता है। अब बैटरी के अंदर के सेपरेटर टूट गए हैं, तो ये भी संभावना बनता है। तो दोस्तों इसमें क्या है, हम ये मान के चल रहे हैं कि बैटरी या तो ज़मीन से अर्थ है या फिर बैटरी के अंदर सेपरेटर टूट गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो बीआरओ इनमें से दो में से किसी एक विकल्प को सही कर सकता है। बाकी जो है कि अब अपना अपना नसीब स्टूडेंटों का। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक इंजन में वाल्व संचालन में शोर होता है तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो वाल्व जब संचालित हो रहा है तो उसमें ज़्यादा आवाज़ आ रही है तो उसके निम्न कारण हो सकते हैं। ये विकल्प है, वाल्व क्लियरेंस अधिक है। दोस्तों वाल्व क्लियरेंस अधिक होगा तो उतना शोर होगा ही नहीं। वाल्व स्प्रिंग हार्ड हो, तो वाल्व स्प्रिंग जब ज़्यादा हार्ड होगी तो उतनी दबेगी ही नहीं।
जब वाल्व क्लियरेंस कम हो, वाल्व क्लियरेंस कम रहेगा दोस्तों तो हो सकता है ज़्यादा तड़ातड़ की आवाज़ आएगी, तो इसीलिए जो है वाल्व क्लियरेंस कम है, इसका विकल्प सही होगा। डीजी इंजन ओवरहीट होने के क्या कारण है दोस्तों, इसमें विकल्प नहीं मिला था, इसके वजह से इक्वेशन कन्फ्यूजन में चला गया है। आईसी इंजन में कंप्रेशन लॉस के क्या कारण हो सकते हैं, तो दोस्तों इसका भी विकल्प नहीं मिला था। बाकी डीजल इंजन की न्यूनतम और अधिकतम गति का कारण क्या है, हमारा गवर्नर है। तो दोस्तों ये रहे हमारे जो है लगभग 45 से 46 क्वेश्चन मिले थे, जिसका आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन कन्फ्यूजन में हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।